हमारी शिक्षा संकल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेघनाथ साहा नाभिकीय वैज्ञानिक प्रथम लोकसभा में। मेघनाथ साहा भारत के महान वैज्ञानिक तथा यशस्वी शिक्षकों में गिने जाते हैं। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और भारत देश के गौरवशाली पुत्र थे। वे केवल भारत के ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि उनकी गिनती संसार के बड़े वैज्ञानिकों में होती है। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को पूर्वी बंगाल, वर्तमान बंगाल देश में ढाका जिले में सोड़ातली नामक एक छोटी सी गांव में हुआ था। वो बहुत ही गरीब परिवार में उत्पन्न हुए थे तथा अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। उनके पिता जगन्नाथ साहा अपने गांव में पंसारी की एक साधारण दुकान चलाते थे। उनका आमदनी बहुत ही कम थी, किंतु उनकी माता भुवनेश्वरी देवी गृह कार्य में इतनी निपुण थी कि घर में किसी वस्तु का अभाव मालूम नहीं होने देते थी। जगन्नाथ प्रसाद के 8 संतान थे। मेघनाथ की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव सेवड़ाताली की प्राथमिक पाठशाला में हुई। आर्थिक संकट गहन होने के कारण पिता ने उनको दुकान पर ही बुला लिया। तब उन्हें अपने पिता के साथ दुकान का काम भी करना पड़ता था। उनके पास विचक्षण बुद्धि थे, जिसे देखकर उनके प्राध्यापक चकित रह गए। वो जो पढ़ते उन्हें याद हो जाता। इसीलिए उनके आचार्य के आग्रह पर उनके बड़े भाई जयनाथ ने सिमुलिये के डॉक्टर श्री अनंत कुमार दास से मिलकर मेघनाथ के ठहरने का प्रबंध करा दिया, जिससे वह पुनः पढ़ाई की ओर लौटे। इस कृपा के लिए मेघनाथ ने डॉक्टर दास को जीवन भर कृतज्ञता के साथ याद रखा। सन 1905 में मेघनाथ साहा 13 वर्ष से भी कम आयु में ढाका के कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी तरह की कि उनकी फीस माफ़ हो गई और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। इस स्कूल से सन 1909 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की एंट्रांस मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सारे पूर्वी बंगाल में मेघनाथ ने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन 1913 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी ऑनर्स प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान सहित किया। मेघनाथ ने सन 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में गणित में एमएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान सहित उत्तीर्ण की। सन 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी ने मेघनाथ साहा को विश्वविद्यालय के गणित विभाग के प्रवक्ता नियुक्त किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को भौतिकी पढ़ाने के साथ साथ मेघनाथ साहा जर्मन भाषा का भी अध्ययन करते रहे। इसका यह लाभ हुआ कि सन 1917 में साहा का मैक्सवेल्स टेसेज पर प्रथम शोधपूर्ण लेख विज्ञान की सर्वोच्च पत्रिका फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। उस समय वो 26 वर्ष के थे। इसके बाद तो मानव सिद्धियों को और प्रशस्तियों के निधि द्वारा साहा के लिए खुलने चले गए। मेघनाथ साहा पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बहुत सूक्ष्मग्रही उपकरण बनाया और प्रयोग द्वारा
दिखलाया कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म वस्तु पर पड़ता है तब उस वस्तु पर दाब पड़ता है। उन्होंने उस दाब को नापा जिससे प्रकाश दाब का सिद्धांत सिद्ध हो सका। सन 1980 में इस कार्य तथा विकिरण दाबों की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर लिखे शोध प्रबंध के सम्मान में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मेघनाथ साहा को डीएससी की उपाधि प्रदान की। 1920 में साहा एक वर्ष जर्मनी में रहे। यह बहुत समय था जब ये आइंस्टीन, प्लैंक, सोमरफेल्ड और अपने युग के बहुत से महान यूरोपीय भौतिक वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और फिर उनके साथ जीवन भर इस संपर्क को बनाए रखा। सन 1923 में शाह ने कलकत्ता छोड़ दिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया और 15 वर्ष तक उस पद को गौरवान्वित करते हुए अपने खोज कार्य द्वारा विज्ञान व्योम को चकाचौंध करते रहे। इसी बीच 1927 ई में डॉक्टर शाह रॉयल सोसाइटी की फेलो FRS चुने गए। 1935 में रॉयल सोसाइटी ने 2000 रुपये उन्हें अनुसंधान के लिए उपकरण और औजार खरीदने के लिए दिए। इससे वो तापीय आयन पर प्रयोगों में प्रगति कर सके। इसके साथ ही उन्होंने एक नई दिशा में आयन मंडल पर अनुसंधान प्रारंभ किया। इलाहाबाद में 15 वर्ष तक कार्य करने के पश्चात सन 1938 में डॉक्टर मेघनाथ साहा कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी की तारकनाथ पालित पीठिका पर प्रोफेसर नियुक्त होकर लौटे। डॉक्टर साहा को प्रयत्नों को फलस्वरूप सन 1950 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के अहातों में प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रखा गया। सन 1920 में डॉक्टर साहा ने ज्योतिष शास्त्र की महान खोज की। उसमें उन्हें बड़ी ख्याति पाई। उनकी ये महत्वपूर्ण खोज अथवा देन तारकीय वर्णक्रम स्टेलर स्पेक्ट्रम में से संबंधित थी। उनका सिद्धांत साहा समीकरण के नाम से विख्यात हुआ, जिसको 20वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ओर से एक बहुमूल्य योगदान माना जाता है। डॉक्टर साहा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रदरफोर्ड और बोर के सिद्धांत का उपयोग तारकीय वर्णक्रमों का भेद जानने के लिए किया। उन्होंने तारों के वर्णक्रम के स्रोत का प्रत्येक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके इनकी जटिलताओं का स्पष्ट चित्र सामने रखा। तारकीय वर्णक्रम के आदि स्रोत के संबंध में उनका स्पष्टीकरण वास्तव में मौलिक और स्वाभाविक है। उन्होंने निरंतर गर्मी से पदार्थ के धीरे धीरे विघटन की प्रक्रिया का स्मरण किया। पदार्थ गैस में परिवर्तित होती है, गैस अणु साधारण पदार्थों में बदलती है और ये फिर घटक तत्वों में और अंत में तत्वों को के अणु परमाणु में बदलते हैं। अतः साहा ने सुझाव दिया कि वह बहुत अधिक तापमान पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से या अधिक पर जो तारों के वातावरण में होता है, तारे के अनेक घटक परमाणु अपने बाह्य उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक खो बैठते हैं। उनके इस मौलिक कार्य नक्षत्रों के
रश्मि चित्रों के भौतिक सिद्धांत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कराई। शाह का अगला कदम इस प्रकार के मिश्रण पर सुविख्यात गैसों के गतिज सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी और ताप गतिकों के नियमों को लागू करना था। मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन और परमाणु के गैसीय मिश्रण पर गतिज सिद्धांत के संख्यात्मक सूत्रों को लागू कराते हुए शाह ने दलील दी कि किसी तत्व के परमाणुओं के लिए खंडन या आयनीकरण उच्च तापमान से ही नहीं बल्कि निम्न दबाव से भी होती है। उच्च तापमानों या निम्न दबाव पर किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन और खंडित भागों से विभाजन की प्रक्रिया अपने आप उस समय तक सतत चलती रहती है जब तक विभाजन की गति और पुनर्मिलन की गति में संतुलन स्थापित नहीं हो जाती। शाह का समीकरण इन विचारों का एकमात्र गणितीकरण है। इससे किसी तारकीय वायुमंडल में आयनीकरण का हिसाब लगाया जा सकता है। डॉक्टर शाह ने किसी तारे और परमाणु के गहरे संबंध को प्रथम बार स्थापित किया। यही आधुनिक तारा भौतिकी के आधार पर बन गया। उनका आयनीकरण सिद्धांत हमारे अनेक कामों पर में उपयोगी है, यथा रेडियो तरंगों का प्रक्षेपण, ज्वालाओं का संवहन, चापेक और विस्फोटक प्रतिक्रियाओं का निर्माण, जेबीएस हेल्डेन की भांति जे.डी. बर्नल, जलियट क्यूरी और शाह ने विज्ञान के सामाजिक कार्यों पर आग्रह किया। 1938 में शाह ने राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए आर्थिक योजना बनाने की घोर आवश्यकता और उस योजना में विज्ञान की सर्वोपरि से सफलतापूर्वक लड़ान चाहते हैं, जिसे हमारे देश के 90% से अधिक लोग पीड़ित हैं और सुदृढ़ प्रगतिशील जीवन की आधारशिला रखना चाहते हैं, तो हमें उस शक्ति का पूर्ण स्वरूप लाभ उठाना चाहिए जो प्रकृति के ज्ञान ने हमें प्रदान की है। शाह की उस धारणा को कि राष्ट्रीय योजना की रचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होनी चाहिए और उसकी दूरदर्शिता को कि वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक की सुविधाओं का अधिक विस्तार होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सराहा था। देशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की चिंता उन्हें सदैव सताती रहती थी। उसी कारण वो राजनीति की ओर आकर्षित हुए। उनकी प्रतिभा, देशभक्ति और ईमानदारी के कारण कलकत्ता के नर नारी उनको इतना चाहते थे कि वे सन 1952 में भारी बहुमत से लोकसभा के लिए निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गए। संसद में उन्होंने भारी उद्योगों के विकास का समर्थन किया। उनके प्रयास से 10 मई 1954 को संसद में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर बहस प्रारंभ हुई, जिससे उन्होंने देश में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने संसद में देश की प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने तथा पुस्तकालयों को समृद्ध करने के बारे में आवाज़ उठाई थी। लोकसभा के सदस्य के रूप में वो अपने उद्देश्य के लिए लड़ते रहे जो उन्हें बहुत प्रिय था। वो था भारत में भारी उद्योग को विकसित करना। दुर्भाग्य से
16 फरवरी 1956 को उनका शरीरांत हो गया, जबकि दूसरी पंचवार्षिक योजना, जिसमें उनकी बहुत सारी योजनाएं और विचार समाविष्ट थे, बिल्कुल उद्घाटन के किनारे पर पहुंच गए थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।